आज के वीडियो लेक्चर में हम बेसिक मैथ्स का 2003 का बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो a1 का वैल्यू अभी हमारे पास में है यहाँ पे 3, b1 का वैल्यू है -1, सो 3 यहाँ पे -1, कांस्टेंट c1 का वैल्यू है 8। सेकेंड लाइन में a2 का वैल्यू आ जाएगा 6, b2 का वैल्यू -k एंड c2 इज 16। तो 3/6 1/2, -1/-k 1/k, 8/16 1/2। तो सेकेंड और थर्ड पार्ट को अगर सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। एक सर्कल हमें दे रखा है, इसका रेडियस गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, हैज़ टू टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी पैरेलल टू ईच अदर। इसके दो टेंजेंट है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर इसको ए बी नाम दे दें और इसको सी डी पैरेलल है, इसका मतलब इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये पी क्यू जो है हमारा डायमीटर बनने वाला है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टेंजेंट्स, इसका मतलब हमें पी क्यू का लेंथ पूछा है। पी क्यू इज़ डायमीटर, सो डायमीटर है तो वो रेडियस का डबल हो जाएगा। सो 2 × 5.2 इट मीन्स 10.4 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -3 and 4। तो दो जीरोज हैं, अल्फ़ा दे रखा है -3, बीटा इज़ गिवन 4। तो पॉलिनोमियल बनाना होता है तो हम यूज करते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू x² -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो x² -3 प्लस 4 हो जाएगा 1, सो -x -12। लेकिन ये तो एक पॉलिनोमियल मिला। वैसे हम इस पॉलिनोमियल को किसी भी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, नॉन जीरो रियल नंबर से, तो हमें हर बार एक नया पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल हैं। सो मोर देन 3 पॉसिबल, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर होता है सर्कल का, इट मीन्स सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। दोनों तरफ से पाई कैंसिल कर दो, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड से बचेगा 2, राइट साइड से आर, सो आर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड सम ऑफ हुज रूट्स, मतलब दो रूट्स हैं अगर अल्फ़ा और बीटा, इसमें से हमें अल्फ़ा का वैल्यू दे दिया 2 है एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन, सम ऑफ रूट्स इज 0, अल्फ़ा प्लस बीटा इज 0। सो बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, इट मीन्स बीटा विल बी इक्वल्स टू -2। तो अल्फ़ा हो गया 2 और बीटा हो गया -2। तो हमें इक्वेशन चाहिए होगी, तो चाहे तो पहले पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लो, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो 0 ही है, तो डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा वाला टर्म लिख सकते हैं। सो x² प्लस 2 इंटू -2, इट मीन्स x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें चेक करना है। तो ऑप्शन ए में अगर चेक करें तो लिखा है 2 × x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। x - 1 का होल स्क्वायर करोगे, x² प्लस 1 माइनस 2x इक्वल 4x² माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ बनेगा 2x² प्लस 2 माइनस 4x इक्वल्स टू 4x² माइनस 2x प्लस 1। हमें ये चेक करना है बस कि x² की टर्म कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये 2x², 4x² कैंसिल तो नहीं होगा, इसका मतलब ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड ऑप्शन बी, 2x माइनस x² इक्वल्स टू x² प्लस 5।
तो इसमें माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ जब जाएगा तो 2x² हो जाना है, तो ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में चेक करो, √2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा इसके साथ में प्लस x² भी दे रखा है, इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x, ये वाला नहीं होगा। होल स्क्वायर करोगे तो √2x का होल स्क्वायर बनेगा 2x² प्लस 3 प्लस 2 √6x प्लस x² इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x। 2x² प्लस x² बन जाएगा 3x² प्लस 3 प्लस 2 √6x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x। तो x² की टर्म दोनों तरफ से कैंसिल हो गई, इसका मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन इट। कोई सर्कल है और सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई पॉइंट है, तो इससे सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है, ठीक है, ओनली वन। अगर आउटसाइड होता तो 2 टेंजेंट पॉसिबल होती, इनसाइड होता तो 0। विच ऑफ द फॉलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एंड इट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 1। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है 0.1, 5/3 का वैल्यू आएगा 1.6, इसका मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 1.6 नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी, 3% का मीनिंग हो गया 3/100, तो ये 0 से 1 के बीच का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाइट टावर। तो ये 30 मीटर का हम टावर बना लेते हैं ए बी। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहाँ पॉइंट सी पे जो एंगल है वो पूछा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाइट टावर एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे, बी सी का वैल्यू में दे रखा है 30 मीटर, ठीक है, और हाइट भी दे रखा था 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो जब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, इसका मतलब यहाँ एंगल कितना होगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये तो tan थीटा के फॉर्मूला से आ ही जाता है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मॉड ऑफ द नंबर्स टू, ये नंबर्स जो दे रखे हैं तो इसमें देखो नंबर्स को हम x लिख लेते हैं, f को फ्रीक्वेंसी से लिख लेंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे हमें नंबर्स लिखे हैं जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दिखाई दे रहा है। 2 कितनी बार आया देखो, 1 एंड 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया, 1, 2, 3 टाइम्स 3 है। 4 है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 4 है। 5 आया है 2 टाइम्स, 6 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। तो इसमें तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हुआ है, इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्लास 9th का मेथड यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ a unique solution x minus y equals to 1 and x plus ky is equals to 5 has a unique solution is given x equals to 2 and y equals to 1, then the value of k। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की जगह पे 2 रख दो, y की जगह पे 1 इज इक्वल्स टू 5। सो 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 5, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 5 minus 2 दैट इज 3। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन लगाने नहीं बैठना है, 1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है तो उसको बस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, HCF इंटू LCM फॉर द नंबर 70 एंड 40। तो HCF और LCM का प्रोडक्ट पूछा है हमें। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो 70 इंटू 40, सो 7 4 जो 28, 2800। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5. So 5 minus 3 root 5 plus root 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 बन जाएगा माइनस का 2 रूट 5. 5 रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब कंप्लीट जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. इसका भी हम प्रूफ करते हैं. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पी ऑफ एक्स हमें गिवन है. पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और वैल्यू पूछा है पी ऑफ -2 का. तो सिंपल है, एक्स के प्लेस में -2 पुट कर दो. 5 इंटू -2 प्लस 6 तो 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0. इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a triangle ABC is similar to triangle DEF. तो दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं. एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF. तो सिमिलर है तो ए करस्पॉन्डिंग होगा डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के. हमें दे रखा है एंगल ए इज़ 47, तो ये वाला भी यहाँ पे भी 47. नेक्स्ट एंगल ई का वैल्यू दिया है 83, इट मीन्स एंगल बी इज़ ऑल्सो 83. एंगल सी का वैल्यू हमें पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू. सो 47 प्लस 83 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज़ 180. इनको सम करोगे तो 130 आ जाएगा. 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, इट मीन्स एक्स विल बी इक्वल्स टू 180. 130 दूसरी तरफ राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -130 विच विल बी 50 डिग्री. तो एंगल सी भी 50 होगा, एंगल एफ भी 50 होगा. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, from a well shuffled deck of 52 playing cards, a card is drawn at random. What is the probability of getting a red queen? तो रेड क्वीन कितनी होती है, हर एक सूट में एक क्वीन होती है. रेड कलर की 2 और ब्लैक कलर की भी 2. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ऑफ रेड क्वीन, टोटल 2 होती है, इसका मतलब 2/52. सिंप्लीफाई करोगे तो 1/26. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, what is the length of arc of circle of radius 7 centimeter. आर्क का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर. सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट मीन्स क्वाड्रेंट है. सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर. थीटा है 90 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे क्योंकि आर हमें 7 का मल्टीपल दे रखा है. 90/360 हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू 22 क्योंकि 7 7 से डिवाइड हो जाएगा. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 11 जा 22. सो 11 सेंटीमीटर हमारा लेंथ ऑफ आर्क आ गया. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. सो साइन 30 का होल स्क्वायर है. साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस 60 इज अगेन 1/2 होल स्क्वायर. सो 3 इंटू 1/2 होल स्क्वायर बन गया 1/4. यहाँ पे 1/4. सो 3/4 माइनस 4/4. 4 को 4 से कैंसिल मत करो, LCM ले लो. सो 3 माइनस 4 विल बी -1/4. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Next question number 19, assertion is given a tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो assertion तो यहाँ पे true है, रेडियस और टेंजेंट जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. रीजन भी हमारा ट्रू है, तो बोल रहा है कि एक सर्कल पे रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है और किसी आउटसाइड के पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे इनकी लेंथ जो है आपस में इक्वल आती है. तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ये परपेंडिकुलर वाला
फॉर्म यूज करना होता है तभी हम उसको प्रूफ कर पाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूफ करते हैं। इसका मतलब असोसिएशन भी ट्रू है एंड रीजन भी ट्रू है, सो और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² minus 10x plus k minus 4 equals to 0. One root of the quadratic equation is reciprocal of the other, means alpha is equals to 1 upon beta दे रखा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल्स टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल्स टू 1, और अल्फ़ा बीटा होता किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के इक्वल। तो अभी अगर हम सी का वैल्यू पुट करें तो के माइनस 4 एंड ए का वैल्यू कितना है, एक्स² का कोफिशिएंट 4, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 इक्वल्स टू के माइनस 4, इट मीन्स के विल बी 4 प्लस 4 दैट इज़ 8, तो के का वैल्यू हमें 8 मिल गया। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ के इज़ 8, इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -1 एंड सी का वैल्यू है 1, सो डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू निकाल लो पहले, b² माइनस 4ac, सो -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, सो 1 माइनस 4 दैट इज़ -3 लेस देन 0, इसका मतलब इसके रियल रूट्स तो नहीं होने वाले, इसका मतलब रीजन इसका फॉल्स हो गया। रीजन फॉल्स है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसके अंदर रीजन फॉल्स लिखा है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बाद में रूट्स भी फाइंड करना है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे समझ लो 3 हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर डिवाइड में 1 है, 3 एलसीएम आ गया, सो 3 जो है 3x² से भी इंटू होगा, 3 2x से भी इंटू होगा, 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 3 को 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो 9x² माइनस 6x प्लस 1 विल बी 0, तो ए का वैल्यू है हमारे पास में 9, बी का वैल्यू -6 एंड सी इज़ 1, सो डी विल बी b² माइनस 4ac, b is -6 -6 whole square minus 4 into a is 9, c is 1, -6 square is 36, minus 9 4 जा 36, it is 0, it means real and equal roots। तो ये तो हमने नेचर डिटरमाइन कर लिया अभी, हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, तो हमें इतना ही सॉल्व करना था। नेक्स्ट और पार्ट में देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस एक्स, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, लास्ट 2 टर्म्स में से 1 कॉमन आ जाएगा, अगेन x माइनस 2 फैक्टर विल बी कॉमन, सो x प्लस 1, put both factors equals to 0, so x equals to 2, one root is x equals to 2 and second root is x equals to -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमें जैसा डायग्राम दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, सिंस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये लाइन ए बी हमें दे रखा है पी क्यू के पैरेलल, इसका मतलब हम बी पी टी लगा सकते हैं कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ये वाला कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ट्राइंगल बन रहा है, इसको आंसर शीट में बनाना है हमें डायग्राम वहाँ पे एग्जाम में। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ बाई बी पी टी, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, सो ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी विल बी इक्वल्स टू ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, ठीक है, ए पी के ओ पी के ओ ए के डिवाइड में ए पी आ जाएगा और ओ बी के डिवाइड में आ जाएगा बी क्यू। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें दे रखा है, सिंस ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर,
ए सी पी आर के पहले है, तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? दूसरी तरफ वाला पी ओ आर. सो इन ट्राइंगल पी आर ओ, again by BPT, OE divided by AP will be equals to OC divided by CR. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है. सो बाई इक्वेशन 1 and 2 right hand side will be also equal, so OB divided by BQ which will be equals to OC divided by CR. तो अगर हम हमारे ट्राइंगल में देखें तो OB है यहाँ पे, OB का रेशियो BQ के साथ, एंड नेक्स्ट इक्वल में OC का रेशियो CR के साथ में. इसका मतलब क्या हो गया? सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT कह लो, या BPT भी लिख सकते तब भी गलत नहीं होगा वो. सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT BC विल बी पैरेलल टू QR, हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. 23 में हमें दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर PT इज ए टेंजेंट 80. इसका मतलब यहाँ पे एंगल जो है ये हो गया 90 डिग्री का. सो सिंस रेडियस is perpendicular to tangent, which implies angle OTP will be equals to 90 degree, and so angle TOP will be equals to, एंगल O कैसे आएगा? एक एंगल 90 दिया, एक 30 दिया है, तो 180 में से दोनों को माइनस कर दो. 90 प्लस 30 तो 120 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा पीछे? 60 डिग्री. इसका मतलब O के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये कितना हो गया? 60 डिग्री. अब ये 60 हो गया तो x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है. सो सिंस x प्लस एंगल TOP विल बी इक्वल्स टू 180. इसका रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर. एंड सो एंगल, सो x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल TOP विच इज़ 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो गया. चाहे तो एक्सटर्नल वाला थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल वाला. जैसे ये अगर 90 लिख देते हो तो x के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन सा है? 90 और 30, तो इन दोनों का सम x के इक्वल होगा. ये भी 9th क्लास का हमारा एक थ्योरम है, तो वैसे भी कर सकते हैं. दोनों तरीके से सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट ए दे रखा है हमें -1,7, एंड पॉइंट बी इज़ गिवन 4,-3, और बीच में पॉइंट पी अगर हम x, y ले लेते हैं, रेशो हमें दे रखा है 2:3. सो सिंपल फार्मूला है बस, सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. वैल्यूज़ पुट कर दो. m का वैल्यू है 2, x2 एंड y2 हम सेकेंड पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं. सो 2 इंटू 4 प्लस n इज़ 3, x1 इज़ -1. पॉइंट को हमेशा थोड़ा ध्यान से देख के लिखना, वरना गलत हो जाएगा आते हुए क्वेश्चन भी. 2 4 जा 8, -3 अपॉन 3 प्लस 2 5. सो 8 - 3 5, 5 अपॉन 5 विल बी 1. नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. जब तक क्वेश्चन में नहीं दे रखो इंटरनली एक्सटर्नली, तो इंटरनली ही मानना है हमें. सो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3. सो -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 5. -6 प्लस 21 विल बी 15. 15 बाई 5 इज़ 3. सो पॉइंट P विल बी 1,3. नेक्स्ट और पार्ट में हमें दिया है ABCD आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. तो ABCD, A का वैल्यू दे रखा है 2,3, B इज़ गिवन -5,6, C इज़ 6,7 एंड D इज़ गिवन P,4. और हमें P का वैल्यू पूछा है. तो पैरेललोग्राम है तो इसके दोनों डायगोनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा वो तो सेम ही होगा. इसका मतलब हम कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD विल बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC. सो मिड पॉइंट है तो BD का मिड पॉइंट कैसे आएगा? x1 प्लस x2/2.
सो बी डी के अंदर है p और प्लस में है -5 डिवाइडेड बाई 2, वाई कोऑर्डिनेट 4 + 6/2 इक्वल में ए सी का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा 2 + 6/2 एंड वाई कोऑर्डिनेट y1 + y2, सो 3 + 7/2। तो p -5/2, 4 + 6 हो गया 10/2 इक्वल में 6 + 2 8/2, 3 + 7 10/2। तो क्योंकि इक्वल है तो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, वाई तो वाई के इक्वल अपने आप ही दिख रहा है हमें। सो p -5/2 विल बी इक्वल्स टू 8/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, सो p -5 विल बी 8 एंड हैंस p विल बी 8 + 5 दैट इज 13। Next, question number 25. In a right angle triangle, right angle at point Q, tan P equals to √3. So, tan P क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है, √3 दिया है। इसका मतलब P का वैल्यू कितना हो गया फिर 60 डिग्री। तो P हो गया 60 डिग्री। अब हमें पूछा है इवेल्यूट द वैल्यू ऑफ 2 sin P cos P। इट मीन्स 2 sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। P का वैल्यू पुट कर दिए। सो 2 इंटू √3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, सो √3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रूफ करना है, तो LHS ले लेते हैं पहले। 1 + sec थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा। तो सिंप्लीफाई कर लो, या तो LCM ले लो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर दो। sec थीटा अपॉन sec थीटा, 1/sec थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस में sec थीटा बाई sec थीटा 1। सिंपल। नेक्स्ट RHS को अगर सिंप्लीफाई करें तो RHS में लिखा है sin² थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos थीटा। क्योंकि LHS में सब कुछ cos की फॉर्म में आ रहा है, तो RHS में साइन को cos में चेंज करो तो 1 - cos² थीटा बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, 1² - cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लोगे a² - b² का, सो a + b इंटू a - b, और डिवाइड में है 1 - cos थीटा को 1 - cos थीटा फैक्टर कैंसिल, सो 1 + cos थीटा, हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस ट्वाइस। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास कौन कौन से आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स। 2 बार टॉस किया है तो HH, TT, HT एंड TH, 4 आउटकम पॉसिबल हैं। ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड का मतलब हेड की वैल्यू या तो 1 हो किसी आउटकम में, या फिर हेड का वैल्यू 2 भी हो सकता है। मतलब हेड जब 0 होगा वो हमें नहीं लेना है। तो हेड का वैल्यू 1 होगा, ऐसे 2 आउटकम है HT और TH, और हेड का वैल्यू 2 है तो ऐसे एक आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। तो एग्जैक्टली वन टेल वाला केवल एक ही आउटकम है TT, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/4। नेक्स्ट पार्ट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन हेड। इसका मतलब एटमोस्ट वन हेड का मतलब हेड की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम तो 0 भी पॉसिबल है। तो ऐसे हमारे पास में एक आउटकम है TT और हेड का वैल्यू 1 हो, ऐसे 2 आउटकम HT एंड TH, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 6x + 8। ये तो हमें पोलिनोमियल दे दिया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो जीरोज निकाल लो। 6x को स्प्लिट करोगे 4x + 2x + 8। सो फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन आ गया तो x + 4, लास्ट 2 टर्म्स में 2 कॉमन आ जाएगा x + 4। तो फैक्टर्स बन जाएंगे x + 4 एंड x + 2। तो एक बार x + 4 को 0 रखो,
तो यहाँ से एक जीरो मिल जाएगा तुम्हें x इक्वल्स टू -4 एंड सेकेंड x+2 फैक्टर को अगर जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से सेकेंड फैक्टर x इक्वल्स टू -2 आ गया. सो योर अल्फ़ा इज़ -4 एंड बीटा इज़ -2. अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का पहले वैल्यू निकालोगे. -4 प्लस -2 विच इज़ -4 -2 प्लस माइनस माइनस हो गया. -4 -2 बन जाएगा -6. राइट साइड में -b/a का वैल्यू निकालो. b का वैल्यू दे रखा था 6, a का वैल्यू है 4. सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी a का वैल्यू है 1, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये -6 ही रह गया. इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -b/a के इक्वल. तो एक तो रिलेशन वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो. सो -4 इंटू -2 दैट इज़ 8. माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 4 2 जाए 8. और c/a का वैल्यू निकालोगे. c का वैल्यू गिवन है 8 डिवाइडेड बाई 1. सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a. तो इस तरीके से तुम्हें वेरीफाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. आर का वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर. सेंट्रल एंगल दे रखा है थीटा इज़ 90 डिग्री. फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है यहाँ पे. ये तो ईजी है, सेगमेंट नहीं पूछा है. तो रेडियस 7 दे दिया, थीटा तुम्हें 90 दे दिया, फिर तो और आसान हो गया. सर्कल के एरिया का 1/4 भी कर सकते हो. ठीक है. तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर सॉरी, सो इट विल बी θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है. क्वेश्चन में चाहे दे रखा हो या नहीं, क्योंकि हमारा रेडियस जो है वो 7 का मल्टीपल है. तो 7 का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7. तो ये कैंसिल होगा. 9 4 जा 1 7 कैंसिल हो गया. 2 2 जा 4, 2 11 जा 22. 11 7 से इंटू होगा तो 77 डिवाइड में 2 बचा रह गया. तो 77/2 इट मीन्स 2 3 जा 6, 2 8 जा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ठीक है. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो पाई आर स्क्वायर में से जो अभी हम सॉल्व किए हैं उसको माइनस कर लो 38.5 को. पाई आर स्क्वायर टोटल सर्कल का एरिया हो गया. सो 22/7 इंटू 7 माइनस 38.5. 1 7 कैंसिल हो गया. 22 7 जो होता है 154 माइनस 38.5. माइनस करोगे तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो इसके लिए पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा. उसके बाद इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे. सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करोगे. ठीक है. तो जैसे ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पे A, यहाँ पर B. हम सेंटर को भी एक्सटर्नल पॉइंट से भी ज्वाइन करेंगे. सेंटर O ले लेते हैं. सो लेट O बी द सेंटर. लिखने का तरीका बता रहा हूँ. लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट P बी द पॉइंट outside the circle from which tangents PA and PB are drawn. To prove PA is equals to PB. So in triangle OAP and triangle OBP, पहला हम लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OA. इसका रीजन क्या लिखोगे? रेडियस. उसके बाद में एंगल OAP
इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी विच विल बी 90 डिग्री। इसका क्या रीजन होगा, ए के ऊपर बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्यों है ऐसा, क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। और उसके बाद नेक्स्ट हमें ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी दैट इज़ कॉमन साइड, सॉरी यहाँ पे ओ बी लिखना था, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी दैट इज़ कॉमन साइड। तो कौन सा रूल लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का, आर एच एस रूल। सो बाई RHS rule of congruency, triangle OAP is congruent to triangle OBP and hence AP is equals to BP, corresponding साइड जो है आपस में इक्वल होगी, hence proved। तो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट बी में हमें जैसा दे रखा है, एक सर्कल बना रखा है, इसके अंदर में एक और छोटा सर्कल है और छोटे वाले सर्कल का एक टेंजेंट है जो कि बड़े वाले सर्कल के लिए कोड का काम कर रहा है। और हमें बोला है कि हम इनको अगर ज्वाइन कर दें, सेंटर ओ को अगर ए से अगर ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट पी दे रखा है, ओ को भी पी से ज्वाइन कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट पी। तो लार्जेस्ट सर्कल का कोड है ए बी जो कि स्मॉल वाले छोटे वाले सर्कल को पॉइंट पी पे टच कर रहा है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस हमें 3 दिया है, इसका मतलब ओ पी का वैल्यू कितना हो गया, ओ पी क्या है, छोटे वाले रेडियस का सर्कल है, सो 3 सेंटीमीटर। ओ एक किसका रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ये वाला, तो ये हो गया 5। सिंस ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका रीजन क्या लिखोगे, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो पी के ऊपर 90 का एंगल बन गया। सो इन ट्राइंगल ओ ए पी बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज ओ ए होल स्क्वायर विल बी बेस ए पी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, ओ ए का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी होल स्क्वायर प्लस ओ पी का वैल्यू 3 दे रखा है ऑलरेडी, सो 5 स्क्वायर आ जाएगा 25, ए पी विल बी ए पी, ओ पी का वैल्यू 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सो 25 माइनस 9 विल बी ए पी होल स्क्वायर, हैंस ए पी होल स्क्वायर विल बी 16। तो 16 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 का, सो ए पी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी और सिंस परपेंडिकुलर, ये 9th का एक थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अभी यहाँ पे हमारा सेंटर ओ से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला तो कॉर्ड कौन सा है, ए बी, तो ये क्योंकि 90 का एंगल था तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ए पी का वैल्यू किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल। So AP will be equals to PB and hence it will be also equals to 4 सेंटीमीटर। सो हमें कोड AB का लेंथ फाइंड करना था, तो AP प्लस PB लिख लो, इसका मतलब 4 + 4 दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, A leading library has a fixed charge for the first 3 days. तो let fixed charge for first 3 days is equals to X rupees and additional charge for each date thereafter. Let additional charge for each एक्स्ट्रा डे या फिर फॉर ईच नेक्स्ट डे दैट इज़ वाई रुपीज़। सिंस अब देखो ऋतिक पेड ₹27 उसने पे किया कितने दिन के लिए, फॉर 7 डेज। तो 7 डेज में देखो 3 डेज और 4 डेज, 3 डेज का तो चार्ज फिक्स था एक्स, 4 डेज में से 1 डे का चार्ज था एक्स रुपीज़, तो 4 डे का कितना हो गया, सॉरी वाई था, तो 4 डेज का हो गया 4y, सो एक्स प्लस 4y।
नेक्स्ट सेकंड एक और इक्वेशन दिया होगा फिर, मनमोहन पेड ₹21 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 5 डेज। तो 5 डेज है तो 3 + 2 डेज करोगे, 3 डेज का फिक्स चार्ज है x और 2 डेज का कितना हो जाएगा 2y, सो x + 2y। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लो। वैसे ये तो आपस में आराम से माइनस हो जाएगी। 27 - 21 6, x - x 0, 4y - 2y 2y। इट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू 6/2 दैट इज़ 3। फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कोई सा भी लिखो, उसमें y का वैल्यू 3 पुट कर दो। सो 4 × 3 इज इक्वल्स टू 27, x + 12 इज इक्वल्स टू 27 एंड हेंस x विल बी 27 - 12 दैट इज़ x इक्वल्स टू 15। तो x का वैल्यू 15 आ गया और y का वैल्यू आ गया हमारे पास में 3। सो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो दोनों हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी में देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इक्वेशन हमें दे रखी है कुछ इस तरीके की, 3x + 4y = 12, a + b × x + 2 × a - b × y इज इक्वल्स टू 24। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, सिंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन। सो 3/a + b इज इक्वल्स टू 4 ट्वाइस ऑफ a - b इज इक्वल्स टू 12/24। कांस्टेंट का ध्यान रखना है, दोनों में या तो इक्वल के राइट साइड में हो या फिर दोनों में इक्वल के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 3/a + b इक्वल्स टू 2, 4 को कैंसिल करेगा तो ट्वाइस डिवाइडेड बाई a - b 12/24 हो जाएगा 1/2। फर्स्ट और थर्ड पार्ट को एक साथ ले लो। सो 3/a + b विल बी इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 = 6, a + b 1 से होगा a + b। सेकेंड और थर्ड पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ट्वाइस/a - b इज इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे भी तो 4 इक्वल्स टू a - b आ गया। सो a + b इक्वल्स टू 6 एंड a - b इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन को आपस में प्लस कर दो, प्लस करोगे तो a + a हो जाएगा 2a, 6 + 4 10, इट मीन्स a विल बी 10/2 दैट इज़ 5। तो a का तो वैल्यू आ गया 5। b का वैल्यू निकालना है तो कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो, a + b इक्वल्स टू 6, 5 + b इक्वल्स टू 6 एंड हैंस b विल बी इक्वल्स टू 6 - 5 दैट इज़ 1। तो a का वैल्यू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। The boilers are used in the thermal power plants to store water and then used to produce steam. One such boiler consists of a cylindrical part in middle and two hemispherical parts at its both ends. Length of the cylindrical part is 7 meter. Radius of cylindrical part is 7/2 meter. Find the total surface area and the volume of the boiler, and also find the ratio of the volume of cylindrical part to the volume of hemispherical part. तो यहाँ पे हमें देखो हेमीस्फेयर दे रखा है, हेमीस्फेयर का रेडियस और सिलेंडर के बेस का रेडियस दोनों सेम होगा और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7/2 मीटर। उसके अलावा अब सिलेंडर के लिए अगर कहें तो सिलेंडर के लिए हाइट चाहिए होती है, हाइट का वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस क्योंकि सेम है दोनों का तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेट इज़ ऑल्सो 7/2 मीटर। पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा, क्योंकि केवल सी ए से ही आएगा, हमें बेस नहीं दिखाई देगा। सिलेंडर के ऊपर में हेमीस्फेरिकल पार्ट्स रखे हैं, इसका मतलब केवल सी ए से लेना है हमें हेमीस्फेयर्स का। तो सी ए से होता है 2πr²। दो हेमीस्फेयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिलेंडर का सी ए से कितना होता है 2πrh। सो ये हो गया 4πr² प्लस 2πrh। पहले तो कॉमन निकाल लो, तो 2πr कॉमन आ गया, फर्स्ट पार्ट में से 2 बचेगा r और सेकंड पार्ट में से h। तो 2 × 22/7 × r का वैल्यू रखोगे 7/2
मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 7/2 प्लस 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22 बचा ब्रैकेट से बाहर और अंदर 7 + 7, सो 22 इंटू 14, 308 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ द बॉयलर, टोटल वॉल्यूम भी पूछा है। टोटल वॉल्यूम तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³, 2 हेमीस्फेयर है इसलिए इंटू 2 हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो ये बन गया 4/3 πr³ प्लस πr²h। पहले कॉमन निकाल लो, पाई भी कॉमन, r² भी कॉमन, तो फर्स्ट पार्ट में बचा 4/3 इंटू आर बच गया एक, और सेकंड पार्ट में हमारे पास में h रह जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू ब्रैकेट में 4/3 इंटू 7/2 प्लस h का वैल्यू भी है 7। 2 4 को कैंसिल करेगा, 2 2 जा 7 7 से कैंसिल, ये 2 22 को डिवाइड करेगा 11 टाइम्स, सो ब्रैकेट से बाहर है 11 इंटू 7/2, ब्रैकेट के अंदर बच गया हमारे पास में 7 2 जा 14/3 प्लस 7, सो 11 7 जा हो गया 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अंदर में एलसीएम लोगे तो 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 3, 77/2 इंटू ये हो गया 35 डिवाइडेड बाई 3, तो 35 को 77 से इंटू कर लो, टू 695 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, सो 6 4 जा 24, 449.1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम। उसके बाद अभी और भी हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट टू वॉल्यूम ऑफ वन हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन हेमीस्फेयर। तो पहले फॉर्मूला लिखो, πr² डिवाइडेड बाई 2/3 πr³। देखो पाई से पाई कैंसिल, r² से नीचे r² कैंसिल होगा, नीचे एक r बचेगा, तो h डिवाइडेड बाई 2/3 इंटू आर, तो ये बन जाएगा 3h डिवाइडेड बाई 2r, तो 3/2, h का वैल्यू 7 है, r का वैल्यू दे रखा है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इसका मतलब रेशो आ गया हमारे पास में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो पहले। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ -5, ए का वैल्यू दे रखा है -5, द लास्ट टर्म इज़ 45, ए एन का वैल्यू गिवन है 45, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए पी इज़ 120, तो एस एन का वैल्यू दे रखा है 120, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, एन और डी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो सिंस ए एन इज इक्वल्स टू 45, सो ए एन का फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45। नेक्स्ट सम का अगर फॉर्मूला लिखें तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी विच इज़ इक्वल्स टू 120। इसमें देखो ट्वाइस ऑफ ए को लिख सकते हो a प्लस ए, n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 120। अब ब्रैकेट के अंदर a प्लस n-1 इंटू डी जो लिखा है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट में मिला है, इसका वैल्यू कितना है 45, सो n/2 इंटू ए प्लस 45 विच इज़ इक्वल्स टू 120। ए का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है क्वेश्चन में, -5 + 45 इज इक्वल्स टू 120, सो n/2 -5 + 45 हो गया 40 इज इक्वल्स टू 120। 240 को डिवाइड करेगा 20 टाइम्स, सो n इंटू 20 इज इक्वल्स टू 120 एंड हैंस n विल बी इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 20 विच विल बी 6। तो n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो n का वैल्यू अगर 6 आ गया तो फर्स्ट वाले पार्ट में पुट कर दो, सो a का वैल्यू है -5,
6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45. सो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d, -5 दूसरी तरफ जाएगा +5 बन जाएगा. Hence 5d will be 50. So d will be 50 by 5, that is 10. तो d का वैल्यू आ गया 10 and n is 6. नेक्स्ट और पार्ट में क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 49. तो S7 का वैल्यू हमें दे रखा है 49 and that of first 17 terms is 289. S17 is given 289. Find the sum of first n terms और n का वैल्यू हमें बताना है. तो S7 का पहले फॉर्मूला लगा लो, 7/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 49. और दूसरी तरफ S17 का फॉर्मूला लगेगा 17/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल्स टू 289. तो यहाँ से देखो 7/2 को हम दूसरी तरफ अगर ट्रांसफ़र कर दें तो ये बनेगा 2a प्लस 60 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7. LHS से IHS में जाएगा तो रेसिप्रोकल बन जाएगा. ऐसे ही इधर में आ जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17. तो 17 289 को काटेगा 17 टाइम्स, ऐसे ये 749 को 7 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा. सो 2a प्लस 6d विल बी इक्वल्स टू 7 2 14 और राइट साइड में आ रहा है 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 2 34. दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करो. 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो या फिर 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को. सो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और सेकेंड इक्वेशन बनेगा a प्लस 2 8 16 ये 17. तो एक इक्वेशन आ गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 एंड एक इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17. माइनस करेंगे आपस में तो 3d माइनस 8d बन जाएगा -5d, 7 माइनस 17 -10. हैंस d विल बी इक्वल्स टू -10 अपॉन -5 दैट इज़ 2. तो d का वैल्यू 2 आ गया. अब फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, सिंस a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7. हैंस a प्लस 6 इज 7. सो a विल बी इक्वल्स टू 1. तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया. अब हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे. सो n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. सिंप्लीफाई करोगे तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो n/2 इंटू 2n बचेगा केवल. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब n². सो Sn का वैल्यू आ गया हमारे पास में n². नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दे रखा है पार्ट ए में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स. तो एक 75 मीटर का लाइट हाउस है ए बी, ये 2 शिप्स को देख रहा है. तो एक शिप के साथ में जो है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 और दूसरे के साथ है 45. तो एक शिप यहाँ पे, एक हम दूर ले लेते हैं यहाँ से इस तरीके से. तो एक शिप की पोजीशन है मान लो पॉइंट सी पे और एक का पोजीशन है डी पे. तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है. तो एक के साथ एंगल 30 डिग्री दिया है, एक के साथ 45. तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल सी हो जाएगा 45 और डी वाला हो जाएगा 30 डिग्री. इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड, जैसा हमने डायग्राम बनाया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स. इसका मतलब हमें सी से डी तक का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा. ठीक है, तो सी डी हमें कैलकुलेट करना है. सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी डी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो सी का मतलब है शिप 1, डी रिप्रेजेंट कर रहा है शिप 2, ताकि हमें और कोई वर्डिंग्स लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रह जाएगी. सो फर्स्ट इन ट्राइंगल बी के ऊपर 90 बनेगा क्योंकि बिल्डिंग तो सीधी खड़ी होती है ग्राउंड के ऊपर.
इन ट्राइंगल बी ए सी tan 45 will be equals to ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है 75 डिवाइडेड बाई बी सी। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया 75 मीटर आ गया। ठीक है, तो बी सी तो हो गया 75 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल ए बी डी। इसमें भी अगेन 10 का ही फॉर्मूला लगाएंगे, 10 30 परपेंडिकुलर, यहाँ भी ए बी है लेकिन बेस अब हो जाएगा बी डी, चेंज हो जाएगा बी से लेके डी तक का पार्ट। सो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में 75 डिवाइडेड बाई बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी डी विल बी इक्वल्स टू 75√3। इसका भी यूनिट मीटर होगा हमें, क्योंकि सी डी का वैल्यू चाहिए। सो सी डी के लिए पूरे बी डी में से बी सी का वैल्यू माइनस कर दो। सो 75√3 माइनस बी सी है 75 कॉमन आ गया। सो √3 माइनस 1। हमें √3 का वैल्यू बोला है क्वेश्चन में लेने को कितना 1.73। माइनस 1 करोगे तो 1.73 में से 1 चला गया तो 0.73 बच गया। तो 75 को 73 से इंटू कर लो। तो ये आ जाएगा कुछ 54.75 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। सो हम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। तो ग्राउंड से बोला है किसी ये बिल्डिंग है हमारे पास में, बोला है कि इसके टॉप के साथ में, जैसे बिल्डिंग को अगर ए बी दे दें, पॉइंट पी ले लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ए बी का वैल्यू 10 दिया है 10 मीटर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 30 डिग्री। अब बोला है फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके ऊपर एक फ्लैग लगाया। ठीक है, इसकी हाइट मान लेते हैं सी तक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग इज फ्रॉम पी इज़ 45। पॉइंट सी के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये वाला पार्ट बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो एक तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ दैट इज ए सी, और बिल्डिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी से, जो कि हमें 10 मीटर दे रखा है। टू फाइंड हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए सी एंड पी का बी से डिस्टेंस, बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना है, पी बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट ए सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ए सी को हम एक्स सपोज कर लेते हैं पहले। तो पहले हम लार्जर ट्राइंगल ही ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल पी सी बी, बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे उसमें 10 45 का फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ या परपेंडिकुलर होगा बी सी डिवाइडेड बाई बेस आ जाएगा पी बी। सो 10 45 का वैल्यू 1 होता है। बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी, या फिर इसको बी ए क्या दूँ, बी ए प्लस ए सी डिवाइडेड बाई पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी बी इक्वल्स टू बी ए प्लस ए सी। तो यहाँ पे बी ए का वैल्यू है हमारे पास में 10 मीटर, ए सी का वैल्यू हमने एक्स सपोज किया था तो उसको उतना ही रहने दो। नेक्स्ट छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल पी ए बी। ट्राइंगल पी ए बी के अंदर 10 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ए बी डिवाइडेड बाई पी बी, 10 30 होता है 1/√3। ए बी का वैल्यू है 10 मीटर डिवाइडेड बाई पी बी। इट मीन्स पी बी विल बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पी बी का जो वैल्यू आया था वो फर्स्ट वाले पार्ट में पुट कर दो। सो 10√3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, एंड हैंस एक्स विल बी इक्वल्स टू 10√3 माइनस 10। दोनों में से 10 को कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बचेगा। √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1.73, पुट करो। सो 1.73 माइनस 1 बचेगा 0.73। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया
7.3। तो x मतलब हमारा किसका हाइट आ गया, सो AC will be equals to x which will be equals to 7.3 मीटर। एंड PB का वैल्यू तो हमें आ ही गया पहले ही, तो PB का वैल्यू फाइंड करना था हमें और AC का वैल्यू फाइंड करना था, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। खुशी wants to organize her birthday party. Being health conscious, she decided to serve only fruits in her birthday party. She bought 36 apples and 60 bananas. एंड तो एप्पल्स कितने हैं उसके पास में, 36। बनानाज कितने हैं, बनानाज इक्वल्स टू 60। तो टोटल हो गया कितना, 60 + 36 96 हो गया है ना टोटल फ्रूट्स अवेलेबल। अब पूछा है डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली अमंग ऑल, मतलब वो जितने गेस्ट को बुलाना चाह रही है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एप्पल को भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रही है सब में, बनाना को भी इक्वल। जैसे अगर 2 लोगों को बुलाती है तो एक को 18 एप्पल्स देगी, दूसरे को 18 एप्पल्स देगी, एक को 30 बनाना देगी, दूसरे को 30 बनाना देगी। अगर वो 3 लोगों को बुला रही है तो हर एक को 12 तो एप्पल मिलेगी और हर एक को 20 क्या मिलेंगे, बनाना मिलेंगे। मतलब एप्पल जितने पर्सन्स को भी दिए जा रहे हैं एप्पल भी इक्वल दिए जाएंगे, बनाना भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट मोस्ट। एट मोस्ट जब भी आता है तो हमेशा उसका मतलब HCF होता है। तो नंबर ऑफ गेस्ट विच कैन बी इन्वाइटेड at most, it means HCF of 36 and 60। तो 36 और 60 का HCF निकालना है तो साइड में हम सॉल्व कर सकते हैं। 36 को कैसे लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 60 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो HCF देखो क्या आ जाएगा, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, एक 3 कॉमन है, इसका मतलब 2 × 3 दैट इज 6। HCF आ गया 6। सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनानाज विल ईच गेस्ट गेट। सो ईच गेस्ट विल गेट, या फिर विल गेट, पहले एप्पल निकाल लो। तो टोटल 36 एप्पल हैं, टोटल पर्सन ही क्योंकि वहाँ पे 6 हैं यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास में। टोटल पर्सन्स क्योंकि एटमोस्ट तो 6 पर्सन्स को ही बुला सकता है वो। ठीक है, तो 36 को 6 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब हर एक को 6 तो एप्पल मिलेंगे, और बनानाज कितने मिलेंगे, टोटल 60 थे, 6 पर्सन्स हैं, इसका मतलब 10। तो 6 और 10 हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर क्या पूछा है, इफ़ खुशी डिसाइड टू एट 42 मैंगोज़। तो इसका मतलब एप्पल हो गए उसके पास 36, बनाना हो गए 60, और मैंगो हो गए उसके पास में 42। अब वो फिर से चाहिए हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इन्वाइट एट द मोस्ट, तो फिर से हमें HCF निकालना है। तो 36 का तो अभी हम लिखे थे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। 60 का भी लिखे थे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। एंड 42 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 48। तो HCF अब निकालना है तो अभी 2 × 3 HCF आएगा। 2 तीनों में कॉमन है और 3 भी तीनों में कॉमन है, 2 3 जा 6। सो नंबर ऑफ गेस्ट that can be invited at most will be equals to HCF of 36, 60 and 42 which will be equals to कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट पार्ट और पार्ट में पूछा है इसमें, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना इज ₹60, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज 1 डजन ऑफ बनाना। अब कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन बनाना का कॉस्ट है ₹60। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल
इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। एक एप्पल का कॉस्ट 15 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन मैंगो इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 60 बनानास। टोटल अमाउंट हमारे पास है 60, तो बनाना है। तो एक डजन में होते हैं 12, तो 60 बनाना आज के लिए कितने डजन लगेंगे? 5 डजन। तो 5 डजन को तो मल्टीप्लाई करोगे 60 से। एप्पल है हमारे पास में 36, तो 36 हो जाएगा 15 से इंटू, और मैंगो है 42, तो 42 इंटू 20। बस इसको सॉल्व कर लो। 5 6 या 30, 5 40 84 प्लस करोगे तो 1680 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ऑब्जर्व द फिगर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आंसर हमें करना, नेम द फिगर्स वेर इन टू फिगर्स आर सिमिलर। सिमिलर कौन से फिगर्स हैं? तो देखो, फिगर ए के अंदर हमें सिमिलरिटी के लिए क्या देखना होता है? एंगल्स देखने होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी होती है। तो देखो, एंगल तो 85 के इक्वल है, 70 के इक्वल, 105 भी इक्वल है, 100 भी इक्वल है। इसका मतलब हमें साइड्स चेक करनी होगी। तो साइड्स में देखो, 85 एंगल कौन कौन सी साइड से बन रहा है? 2 और 2.4 से। तो ए डी डिवाइडेड बाई डी सी, इसका रेशो होगा 2/2.4। तो पॉइंट हटेगा तो 20/24 बनेगा। 4 5 जा 4 6 जा। करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल में ये दोनों होगी, तो पी एस और एस आर, उनका रेशो चेक करना पड़ेगा। पी एस अपॉन पी एस है 4, एस आर है 4.8। तो इसको तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 2 जा 4, 2.4, तो ये सेम ही आ रहा है। तो ये वाला रेशो तो ठीक है। हमें सबका चेक करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, 2 का डबल हो गया 4, 2.4 का डबल 4.8, 2.5 का डबल 5, 1.2 का डबल 2.4। इसका मतलब ये ट्राइंगल तो सिमिलर है। तो फर्स्ट वाले में चाहे तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, वहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल के लिए बोला है। सॉरी, कौन से फिगर सिमिलर हैं? तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल। करस्पॉन्डिंग कौन से लेंगे? ए के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा PQRS। एक तो ये हो गया। फिर सेकंड फिगर देखो, फिगर बी। सो इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी नीचे इसमें, क्योंकि लिख रखा है B3 B4 इस टाइप से यहाँ पे। तो वहाँ पे लिखा था A1 इज सिमिलर टू A2, बस इतना सा लिखना है। ये हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट दूसरा देखो, इसके अंदर एंगल्स तो दे रखे हैं 90। ठीक है, तो एंगल्स की तरफ से तो सिमिलरिटी, लेकिन साइड देखो, ये साइड है 3, इधर में यहाँ साइड 3 है। ये तो एक्चुअल में चारों ही साइड 3 है, स्क्वायर है। जबकि ये वाला क्या बन रहा है? अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये साइड्स का रेशो इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं हो पाएगा। ये सिमिलर भी नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। ठीक है, पहले वाला सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट फिगर सी देखो, इसमें साइड्स 2 के साथ में दूसरा 2 दे रखा है, 4.5, दूसरा 4.5, 3 के साथ में 3। इसका मतलब साइड्स का रेशो इक्वल है ट्राइंगल में, तो तीनों एंगल्स अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो फिगर सी वाला भी हमारा सिमिलर होगा। सो C5 विल बी सिमिलर टू C6। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें क्या पूछा है? विच फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट केवल लास्ट वाला ही होगा। C5 इज कॉन्ग्रुएंट टू C6, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली सेम साइड्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में। प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर बट नॉट द कन्वर्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो थर्ड पार्ट, लेट ट्राइंगल ABC ले लो और दूसरा ट्राइंगल ले लो कुछ PQR। लेट ट्राइंगल
ABC is congruent to triangle PQR. So AB is equals to PQ, BC is equals to QR, and AC is equals to PR. So AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. So by SSS rule, triangle ABC is similar to triangle PQR. बड़ा आसान सा हो गया है। तो कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, तो उसके लिए ले सकते हैं कि लेट ट्राइंगल ABC, या फिर ऐसे ले लो, दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ पे एक 90 का एंगल बना लो, या फिर दो ट्राइंगल ही ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR। इसकी साइड कुछ ले लो ऐसे ही 1 2 4 ले लेते हैं। सॉरी 4 तो नहीं हो पाएगा, अगर 4 ले लिया तो इसको 3.5 लेना पड़ेगा। या फिर ये तो हम कन्वर्ज जो है ऊपर हमें डायग्राम्स दे रखे हैं जो फिगर ABC, उसके हिसाब से भी हम ले सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन सॉरी सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट होना कंपल्सरी नहीं है, जैसे कि हमारी फिगर A के अंदर था। ठीक है, फिगर A में सिमिलर थे बट वो क्या नहीं थे, कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, ये वाले पार्ट। तो सिंस A1 इज सिमिलर टू A2 but A1 is not congruent to A2 because AD is not equals to PS। एक पार्ट बताने से हो गया कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना कंपल्सरी नहीं है। What more is less needed for two similar triangles to be congruent? दो सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सबसे कम रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, और में अगर पूछें तो सबसे कम रिक्वायरमेंट इस चीज़ का है कि रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स मस्ट बी 1 टू बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बनने के लिए उनका रेशो कितना होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, तो उतना काफ़ी होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 38। यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन जाने दो, ये सबको सीधा यहीं से पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। AC और BD के डायगोनल्स हमें फाइंड करना है। तो देखो डायग्राम जैसे दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम, सॉरी पॉइंट A और B का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, पॉइंट D और C का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम सा बन रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो AC और BD का जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। तो हम AC का BD किसी का भी मिड पॉइंट निकाल लो। तो फर्स्ट पार्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD, इसको कुछ नाम दे दो, पॉइंट O नाम दे दो, O नहीं लिख सकते ओरिजिन की वजह से, तो इसको हम कुछ P नाम दे देंगे, x, y। सो दैट इज P x, y। तो डायरेक्ट कर सकते हैं x1 + x2/2, y के लिए y1 + y2/2। AC अगर कंसिडर कर रहे हैं तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 1, x2 का वैल्यू हो जाएगा 7। हम ये दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं A और C, 1 + 7/2, और y कोऑर्डिनेट बनेगा 1 + 5/2। सो 1 + 7 8/2, 4, 1 + 5 6/2। तो ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। AC का हमें लेंथ पूछा है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है।
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, which will be x2 minus x1, it means 7 minus 1 whole square plus y2 minus y1, 5 minus 1 whole square, 7 minus 1 6 हो गया, 36, 5 minus 1 4, 16, 36 प्लस 16 करोगे तो √52, √52 को चेंज करेंगे 4 इंटू 13, सो 2√13 यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट थर्ड में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन बोर्ड ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब लेंथ कैसे आएगी वो भी चेक करना, क्योंकि वो पैरेललोग्राम बन रहा था। तो देखो यहाँ पे 1 है, बी के नीचे अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे देखें तो ये 7, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 7 माइनस 1 6 यूनिट। ऐसे वृत्त का देखना है तो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में माइनस कर दो, 5 माइनस यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ पे 1 हो गया, 5 माइनस 1 4, तो 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट पूछे फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड AB। पार्ट और में फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड AB टू द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। तो AB का रेशियो AC के साथ, तो AB का वैल्यू फाइंड कर लो। AB का वैल्यू अभी हम लिखे हैं एरिया के लिए कितना है 6 डिवाइडेड बाई AC का वैल्यू हमारा आया था 2/√13, सो 3/√13 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन और बचा है जो कि 33 वाला है। तो 33 के अंदर देखो हमें CF निकालना पड़ेगा, तो मैं केवल CF निकाल देता हूँ। यहाँ पे 5 9 14 31 59 83 93 एंड 100। तो n का वैल्यू है हमारा 100, सो n/2 विल बी 50। 50 से जस्ट बड़ा CF का वैल्यू होगा 59। इसका मतलब मीडियन क्लास होने वाला है 160 to 170। सो L की वैल्यू हो गई 160, H का वैल्यू लेंथ ऑफ इंटरवल 10, frequency of the class interval is 28, and C is the cumulative frequency of the class just preceding the median class, that is 31. So median will be L plus n/2 minus C divided by F multiplied by H. So 160 plus 50 minus 31 divided by 28 multiplied by 10. So 160 plus 50 minus 31 आ जाएगा 19 अपॉन 28 इंटू 10। सो 160 प्लस ये कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 14 जा, सो 19 5 जा 95 डिवाइडेड बाई 14। सो 160 प्लस 6.6 लगभग, तो 166.6 ये हमारा मीडियन आ जाएगा। तो 3 घंटे का पेपर था, 1 आवर 19 मिनट्स में मैंने सॉल्व किया है। आपको मैक्सिमम ठीक है 3 आवर्स भी लगें तो, लेकिन स्टेप्स क्या लिखने हैं, किस स्टेप पे मार्क्स मिलते हैं, वो सब आपको इस पेपर में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।